हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आपके सीटेट के लिए बाल विकास का यानी कि सीडीपी का जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपके 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका सीटेट का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बाल विकास का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि बाल विकास का जो सेक्शन होता है उसे 30 नंबर का पूछा जाता है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा है। ऑप्शन पहला दिया है गतिविधि केंद्रित, दूसरा छात्र केंद्रित, तीसरा प्रश्न केंद्रित, या फिर चौथा शिक्षक केंद्रित। तो रचनावादी कक्षा जो होती है वो किस तरीके का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, छात्र केंद्रित। रचनावादी कक्षा जो होता है वो हमेशा छात्र केंद्रित होता है। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ, जिन प्याजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही ढंग से मेल खाने वाली जोड़ी का चयन करें। पहला दिया है संवेदी गामक अवस्था, मेक बिलीव प्ले में संलग्न हो सकते हैं। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सजीव चिंतन। तीसरा दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकों के लिए प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम। चौथा है औपचारिक परिचालन, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन में सक्षम। तो यहाँ पर कोट दिया हुआ है, कोट में आपको आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो ऑप्शन ए दिया है पहला और दूसरा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड बोथ। बी दिया है ओनली 3। सी 2 और 4 बोथ। डी ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4 बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कि जिन प्याजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं का सही ढंग से वर्णन ये कर रहा है। तो दूसरा और चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उसकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान का प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पास कॉलम क और कॉलम ख यहाँ पास दिया हुआ है। तो यह कॉलम फर्स्ट में प्रतिभाशाली, अधिगम, अशक्तता, सृजनात्मकता, या चौथा दिया है ये अवधान में कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, योग्यता। तो यहाँ पास इसका कॉलम ख से इसको मिलाना है। तो इस तरीके से यहाँ पास कोट में इसका आंसर ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से पहला का डी हो जाएगा, यानी कि पहला का ये डी हो जाएगा, ये दूसरा का ए हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा, इसके बाद तीसरा का जो है वो बी हो जाएगा, और चौथा का सी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड देना प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पास बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। दूसरा ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है। तीसरा ऑप्शन है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और चौथा ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा जो है वो कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है, इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन पहला सीखने का आकलन, ऑप्शन दूसरा सीखने के लिए मूल्यांकन, ऑप्शन तीसरा योगात्मक मूल्यांकन, और ऑप्शन चौथा नैदानिक
मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या फिर नैदानिक परीक्षण इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषा और विचार के संबंध। भाषा और विचार के बीच संबंध के अंतर को भरें। जबकि जिन पियाजे का मानना है कि खालिस्तान को प्रभावित करता है, लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि खालिस्तान फिर खालिस्तान को विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ बस इस तरीके से ऑप्शन दिया है। ऑप्शन फर्स्ट में है संज्ञान भाषा भाषा संज्ञान। दूसरा ऑप्शन दिया है भाषा संज्ञान विचार और भाषा। तीसरा वातावरण भाषा आनुवंशिकता और विचार। चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ बस विचार आनुवंशिकता भाषा और वातावरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञान भाषा और भाषा संज्ञान। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों को नज़रअंदाज करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऑप्शन पहला यहाँ बस दिया हुआ है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की का रुझान। तीसरा कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। दूसरा बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। तीसरा बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरण कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। और चौथा है प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जाता है। तो जिस क्वेश्चन में यहाँ पास मानकीकृत आता है वो क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव शो करता है। इस तरीके से आप इसमें फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी जो ऑप्शन है वो नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पास मानकीकृत ऑप्शन मिले तो ये वर्ड जो होता है वो नेगेटिव फाइंड करता है। इस तरीके से आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें भी मानकीकृत ऑप्शन आया वो इसका नेगेटिव आंसर हो जाएगा, यानी कि वो आपका आंसर नहीं होगा यदि सही पूछा है तो। यदि आपको सही नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है आपका सही है और गलत है। नेक्स्ट है अभिकथन एजर्सन रीजनिंग देख लेते हैं। चूँकि एजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आजकल इसमें एग्जाम में आने लगा है, किसी भी एग्जाम में हो। तो अभिकथन ए दिया है तो किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है। तर्क यानी कि रीजन आर दिया है मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन ए जो है वो आर की व्याख्या नहीं करता। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए सही है लेकिन ए और आर दोनों गलत है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हमने देख लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। मीडिया जो होता है वो समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था नहीं होती है ना, इसलिए इसको गलत कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये तर्क आर जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ दिया हुआ है रूढ़िविद चुनौतियों को कम कर रहा है। दूसरा जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। तीसरा जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है।
और चौथा जेंडर रूढ़िवाद धारणाओं को तोड़ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जेंडर पूर्वाग्रहों का वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई टीचर करता है तो वो जेंडर पूर्वाग्रह को पालन कर रहा है, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की अपेक्षा वो लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहा है, इसलिए वो जेंडर पूर्वाग्रह को पालन कर रहा है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी नए विषय को पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है। पहला आ दिया है जो बच्चे पहले से ही जानते हैं। दूसरा, आमतौर पर प्रचलित गलतफहमियाँ। तीसरा, विषय को सीखने की पूर्व शर्त। चौथा, छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली। तो इस तरीके से यहाँ कोट आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4 सभी को। दूसरा 1 2 3। तीसरा में दिया है केवल एक। और चौथा में 1 और 2 ओनली। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको इसमें से चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आंसर जो है वो सभी ऑप्शन जो है सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन बच्चों के लिए जो मूर्त संक्रियात्मक चरण में हैं, शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध कार्य दीजिए। दूसरा, ठोस संसाधन दें। तीसरा, ऐसी समस्याएं दीजिए जिसमें अमूर्तन की आवश्यकता हो। चौथा, वर्गीकरण के अवसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो उन बच्चों के लिए जो मूर्त संक्रियात्मक चरण में है, शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। तो क्या इसके लिए नहीं करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी समस्याएं दीजिए जिसमें अमूर्तन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके का कार्य इसमें नहीं करना चाहिए शिक्षक को। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भावना के वर्तमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रिया के बीच संबंध की संकल्पना इस प्रकार करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है केवल संवेग ही संज्ञान को प्रभावित करती है। दूसरा, केवल संज्ञान ही संवेग को प्रभावित करती है। तीसरा, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट, आत्मसात करना। ऑप्शन सेकेंड, मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन थर्ड, चंकिंग। या ऑप्शन फोर, कंडीशनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चंकिंग जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर नए स्पष्टीकरण तैयार करना और परिणामों का मूल्यांकन करना इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो किसके ये सभी भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रटना याद करना। दूसरा, आत्मसात करना। तीसरा, समस्या समाधान। और चौथा, गलत फहमी। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये किसके पार्ट हैं, किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर समस्या समाधान के अंतर्गत ये सभी ऑप्शन जो है वो आता है ना। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, या फिर अनुप्रयोग से परे जाकर, है ना कोई। इस तरीके से सभी ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान में आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ना। सही नहीं है तो आपको नेगेटिव फाइंड करना है यहाँ। तो इस तरीके से आप इन सभी पहला से दूसरा तीसरा चौथा सभी ऑप्शन को पढ़ लेंगे।
इसका जो करेक्ट आंसर है मैं उसको बता देता हूँ, चूँकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका ये राइट आंसर ही हो जाएगा। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ये नेगेटिव कथन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। दूसरा, यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तीसरा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। या चौथा, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाने का काम करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संकल्पनात्मक या फिर संज्ञानात्मक लाभ। इसका ऑप्शन नंबर पहला है इसका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में इसको प्रस्तावित किया गया है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? पहला, दूसरों के निष्क्रिय अनुकरण। दूसरा है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। तीसरा, विषय वस्तु को रटना। और चौथा, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जो कि विद्यालय में सबसे अधिक बल देता है? ये कौन सी दशा में बल देना चाहिए विद्यालयों में? इसका राइट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। इस पर विद्यालय में सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अधिकतर इसमें अच्छे तरीके से इसमें सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अभी तक आप लाइक कर ही चुके होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट का आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सभी सब्जेक्ट का आपको इसमें सॉल्व कराया जाएगा। MCQ के माध्यम से आपका प्रिपेयर इसमें किया जाएगा CTET के लिए। तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो ऑप्शन पहला दिया है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाए। तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध कराया जाए। और चौथा ऑप्शन है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये तीनों जो है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, समावेशी शिक्षा से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन पहला, किसी के स्कूल जैसे स्थानों का स्थानिक मानचित्र बनाने की क्षमता। दूसरा, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। तीसरा है दूसरों का नज़रिया समझने की क्षमता। और चौथा है कहानी कहने में उपयोग की जाने वाली सोच का एक कथात्मक रूप। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता या उदाहरण के लिए लंबाई। ये जीन पियाजे के सिद्धांत की क्रमबद्धता का जो तात्पर्य यानी कि इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पास 22 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन पहला विचार में एकाग्रता, ऑप्शन दूसरा अभिसारी सोच, ऑप्शन तीसरा आवेग और ऑप्शन चौथा है भिन्न सोच। तो विचार, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो रचनात्मकता की एक अनिवार्य जो विशेषता होती है वो भिन्न सोच होती है। अलग अलग तरीके के आप सोचेंगे तो इसमें आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न सोच या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर हम देख लेते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तीसरा छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। और चौथा है छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा सार्वभौमवाद, तीसरा सामाजिक रचनावाद और चौथा है व्यवहारवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने इनमें से सामाजिक रचनावाद सिद्धांत को इसने प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविटीज़म या फिर सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का खाली स्थान दृष्टिकोण बताता है कि ठोस प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को सुझाव देने के लिए प्रेरित करते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा संज्ञानात्मक और चौथा मानवतावादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक या फिर बिहेवियरल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बच्चे में दूसरे के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है। बच्चे के पास है इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक बुद्धि, दूसरा पारस्परिक बुद्धिमत्ता, तीसरा स्थानिक बुद्धि या फिर चौथा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक बुद्धि या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेन वाइगोत्स्की द्वारा बच्चों के स्वयं से बात करने के लिए कार्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है? पहला अहम केंद्रितवाद, दूसरा जोर से बात करो, तीसरा निजी भाषण या फिर चौथा मचान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो राइट हो जाएगा ये प्राइवेट स्पीच या फिर निजी भाषण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो यहाँ इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा और चौथा जो है वो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जिन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है जीववाद, दूसरा परिकल्पित निगमनात्मक, दूसरा केंद्रीयता और चौथा दिया है संक्रामक परिणाम निकलना। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये करेक्ट हो जाएगा केंद्रीयता या फिर सेंट्रलिटी। इसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयता। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 23 नंबर का। अगर विद्यार्थी अपने
कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खाली स्थान की भावना जो होती है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन पहला गर्व, ऑप्शन दूसरा गुस्सा, तीसरा ऑप्शन शर्म और चौथा उत्कंठा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, गर्व या फिर प्राइड। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है ये राइट हो जाएगा।